Hey everyone, welcome to the Bay of Law. Today we are going to start our series of administrative law. आज हम लोग रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ होता क्या है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ नाम से ही पता चल रहा है, ये लॉ जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ के लिए है, एग्जीक्यूटिव के लिए है। हमें पता है गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेचर अपना लॉ बनाती है, जुडिशरी क्या करती है, लॉ जो लेजिस्लेचर बनाते हैं उसे चेक करती है, हमारे फंडामेंटल राइट्स को अश्योर करती है, ये सब काम जुडिशरी करती है। अब जो लॉज लेजिस्लेचर बनाता है उसे इम्प्लीमेंट करने का काम कौन करता है? एग्जीक्यूटिव। तो अभी जो एग्जीक्यूटिव है उनके पास इतना सारा पावर चला जाता है, तो चांसेस है ना कि वो पावर को एक्सप्लॉइट करे। मेजॉरिटी ऑफ द सरकारी दफ्तर में आप जाएंगे तो आपका काम रुका रहता है। क्यों रुका रहता है? क्योंकि ऑफिशियल्स अच्छे से काम नहीं कर रहे होते हैं। तो जिससे कि ऑफिशियल्स जो हैं किसी भी तरीके की अपनी मनमानी ना चलाए, लॉज के विद इन एक्ट करे, इसलिए हमारे पास ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है। अब ये कोई कोडिफाइड लॉ नहीं है, ऐसे हम बोल दे कि कहीं पे रूल लिखा हुआ है, कोई लेजिस्लेचर ने लॉ पास किया, नहीं। ये क्या हुआ है कि जुडिशरी ने ओवर द टाइम जजमेंट पास किया है, तो उसके थ्रू हमने ये लॉ बना लिया है। अब इसका बेसिकली अगर मेन ऑब्जेक्टिव की बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का, तो यही है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ है वो किसी भी तरीके की अपने डिक्टेटरशिप ना लाएं, सिर्फ अपनी चलती ना चलाएं। हर एक सरकारी ऑफिसर अपने आप को सरकार का दामाद ना समझे। तो एक कहावत है ना, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो इसी पे ये बेस्ड है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। अब आते हैं अगली स्लाइड पे और शुरू करते हैं अपने आज के कंसेप्ट से, दैट इज रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ अब मैं इसी स्लाइड में बता दूंगी कि पूरा कंसेप्ट है क्या। यही सिर्फ कुछ बातें ध्यान रखनी है कि रूल ऑफ लॉ होता क्या है। रूल ऑफ लॉ ये कहता है ना कि लॉ ही सुप्रीम है, लॉ के ऊपर कुछ भी नहीं है। चाहे कोई बेगर हो, चाहे कोई गवर्नमेंट हो, चाहे कोई इंसान किसी भी प्रोफेशन का हो, कोई भी लॉ से ऊपर नहीं है। सबसे ज्यादा सुप्रीम अथॉरिटी है किसी की, तो वो किसकी है? लॉ। यहाँ पे जो लोग गवर्न होंगे वो किसी किंग से गवर्न नहीं होंगे या फिर गवर्नमेंट की विम्स एंड फैंसीज से गवर्न नहीं होंगे, वो गवर्न होंगे लॉज से, जो कि लेजिस्लेचर पास करती है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। और अगर हम इंडिया में देखें रूल ऑफ लॉ, तो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सबसे सुप्रीम है। कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर गवर्नमेंट के कोई भी ऑर्गन नहीं है। गवर्नमेंट के जितनी भी ऑर्गन्स है उनके पास पावर कहाँ से आती है? कॉन्स्टिट्यूशन से। तो सबसे सुप्रीम चीज क्या है हमारे पास? कॉन्स्टिट्यूशन। सो यही मतलब है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ मतलब सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, सब लॉ के सामने बराबर हैं। अगर आपने सेम तरीके का अपराध किया है, चाहे आप एक बेगर हो या फिर आप कंट्री के गवर्नेंस में हैं, आपको सेम सजा मिलेगी। ये है रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का पूरा कंसेप्ट इसी पर्टिकुलर कंसेप्ट पे बेस्ड है, जो कि है रूल ऑफ लॉ, कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल जो है वो लॉ से ऊपर नहीं है, उससे ऊपर लॉ है। और इसके लिए रूल ऑफ लॉ के लिए एक फ्रेंच में एक वर्ड है, एक मैक्सिम है, ला प्रिंसिपल डी लेगलाइट। इसका मतलब जो गवर्नमेंट है इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ एंड नॉट ऑफ मेन। अब आते हैं अगली स्लाइड पे। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की एज सच कोई हमारे पास कोई फिक्स्ड डेफिनेशन नहीं है कि हाँ यही इसकी डेफिनेशन है। तो लेकिन हमने कुछ जूरिस्ट के हेल्प के थ्रू हम देखेंगे कि एक्चुअली में इसका मतलब क्या है और समझने की कोशिश करेंगे कि रूल ऑफ लॉ है क्या। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एडवर्ड कोक। ऐसा कहा जाता है एडवर्ड कोक ने रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट लाया। इससे पहले भी था ये कंसेप्ट, लेकिन रूल ऑफ लॉ के नाम से नहीं था, तो एडवर्ड कोक के थ्रू ये आया। अब एडवर्ड कोक का क्या कहना है रूल ऑफ लॉ के बारे में? उनका कहना ये है कि जो किंग है वो गॉड के अंडर और लॉ के अंडर होता है। इससे ये पता चलता है कि लॉ जो है वो सुप्रीम है। रूल ऑफ लॉ का मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट की आर्बिट्ररी अथॉरिटी नहीं चलेगी। कोई भी क्वेश्चन कर सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस को कि ये लॉ के साथ कॉन्सोनेंस में है या नहीं है। हर एक इंडिविजुअल के जो राइट्स हैं जो उन्हें मिले हैं उसे प्रोटेक्ट करना अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, इसे कहते हैं रूल ऑफ लॉ। अब आते हैं अगले स्लाइड पे। यहाँ पे हम लोग देखेंगे एवी डाइसी के अकॉर्डिंग रूल ऑफ लॉ क्या है। तो एवी डाइसी ने अपने कंसेप्ट को समझाने के लिए 3 रूल्स का इस्तेमाल किया। ये 3 रूल्स जिसे हम लोग पढ़ेंगे। पहला है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, दूसरा इक्वालिटी बिफोर लॉ, तीसरा प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट।
तो अगले स्लाइड में शुरू करते हैं सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि जो लॉ है वो सुप्रीम होगा। गवर्नमेंट जो खुद है वो लॉ से गवर्न होता है। सुप्रीमेसी ऑफ लॉ ये कहता है कि गवर्नमेंट को डिस्क्रिशनरी पावर नहीं देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जहाँ पे डिस्क्रिशन आ जाता है वहाँ पे आर्बिट्ररी चीज़ें होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ये यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि किसी इंसान को अगर पनिशमेंट मिलेगी तो सिर्फ और सिर्फ लॉ के अकॉर्डिंग मिलेगी। अगर लॉ में पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड है तो ही पनिशमेंट मिलेगी, अगर लॉ में पनिशमेंट नहीं प्रिस्क्राइब तो उसे पनिशमेंट नहीं मिलेगी। अब आते हैं अगले स्लाइड पे। यहाँ पे बात करते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये आपने कंसेप्ट सुना होगा आर्टिकल 14 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? तो वहीं से है ये कंसेप्ट। इसका मतलब ये होता है कि लॉ के सामने सब बराबर है, चाहे वो बेगर हो, चाहे वो कंट्री को गवर्न करता हो, एवरीवन इज इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ, चाहे मैं हूं या आप हो या कोई गवर्निंग ऑफिशियल है। से लेडी जस्टिस का एग्जांपल देती हूँ। वो ब्लाइंड फोल्ड है। इसका मतलब क्या है कि ये नहीं पता चलता सामने इंसान कौन है, कानून के सामने सब बराबर हैं। अगर इसके लिए एक कोटेशन भी है, हाउएवर हाई यू मे बी, लॉ इज अबव यू। तो कहने का मतलब ये है लॉ डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा किसी भी पर्सन के बीच में ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजियन, जेंडर, किसी भी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। अगर आपने पनिशमेंट किया है एक जैसा तो आपको सजा भी एक जैसी ही मिलेगी। अब आते हैं अगले स्लाइड पे। यहाँ पे बात करते हैं प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। इसका मतलब ये है, देखो हमारे पास राइट्स तो बहुत सारे हैं, जैसे पर्सनल लिबर्टी, फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट एटसेट्रा। क्या आपको पता है ये जो राइट्स हैं, इन राइट्स का कोई भी मतलब नहीं होगा अगर इन राइट्स को एनफोर्स कराने के लिए हमारे पास कोई भी प्रोविजन ना हो। तो इसलिए हमारे पास प्रोविजन है जो कि आर्टिकल 32 में आपको देख सकते हो, 226 में देख सकते हो, जिधर हम लोग डायरेक्टली रिट फाइल कर सकते हैं बिफोर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। अगर आप कोर्ट्स के जजमेंट देखोगे तो ये पता चलता है इतने सारे राइट्स तो लिखे हैं फंडामेंटल राइट्स में, लेकिन हमारे पास उसके अलावा भी बहुत सारे राइट्स हैं। वो राइट्स हमारे पास आते कैसे हैं? जैसे आर्टिकल 21 सिर्फ लिखा है राइट टू लाइफ, लेकिन उसके थ्रू हमारे पास कितने सारे राइट है, जैसे राइट ऑफ स्पीडी ट्रायल, है ना, देन राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, राइट टू ट्रेवल अब्रॉड, ऐसा अलग अलग राइट है। ये राइट हमारे पास आए कैसे? जुडिशियरी से। तो इस वजह से एवी डाइसी ने ये कहा है कि जो कोर्ट्स हैं उनके ऊपर खास ध्यान रखना चाहिए, उनकी इंडिपेंडेंस मेंटेन करके रखनी चाहिए, क्योंकि वही है जो हमें हमारे राइट्स दिला सकते हैं। अब आते हैं अगली स्लाइड पे। यहाँ पे बात करेंगे क्रिटिसिज्म की। जैसे डाइसी के बहुत सारे क्रिटिसिज्म है, लेकिन मैंने कुछ निकाला है। जैसे कि ये बोला गया है कि आज के वर्ल्ड में अगर हम लोग देखें, आज के टाइम में क्या ये पॉसिबल है कि हम मतलब डिस्क्रिशनरी पावर किसी को दे ही ना। हम अगर एक एग्जांपल बताती हूँ, नॉर्मल अगर छोटी सी जगह पे भी अगर हमें कहीं पे गवर्नेंस देखने को मिलता है, सपोज एक क्लास का एग्जांपल लेते हैं। एक क्लास में भी क्या होता है, जैसे जो मॉनिटर अपॉइंट होता है उस मॉनिटर को भी टीचर खुद से कुछ राइट्स दे देती है, राइट? तो अब सोचिए ये तो पूरे कंट्री को गवर्न करने की बात है। तो ऐसा हो सकता है क्या कि इन्हें हर पावर चेक करनी होगी फिर दी जाएगी? नहीं नहीं, कुछ कुछ डिस्क्रिशन पे भी छोड़ दिया जाता है। तो इधर डाइसी का कंसेप्ट काम में नहीं आता है। उसके बाद जैसे हमने ये देखा है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है। वो जो उसके पास अपील आती है या एप्लीकेशंस आती है उसे रिजेक्ट कर सकते हैं, है ना? तो ये तो पूरा उसका डिस्क्रिशन पे है। तब तो अगर हम ये वाला कंसेप्ट लगाए डाइसी का, तब तो ये जो काम जुडिशरी कर रही है ये तो रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट है। तो ऐसे और भी क्रिटिसिज्म है, बट आई हैव पॉइंटेड आउट टू। अब आता है अगली स्लाइड पे। यहाँ पे एरिस्टोटल ने कहा है कि जो भी लोग पावर में है वो सब लोग लॉ के सर्वेंट है। प्लेटो ने ये कहा है कि जो लॉ है वो गवर्नमेंट का मास्टर है और गवर्नमेंट लॉ का स्लेव है। अब आते हैं अगली साइड पे। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ, इन दोनों में क्या कनेक्शन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ कहाँ पे रूल ऑफ लॉ के बारे में मेंशन किया गया है। सबसे पहले प्रियम्बल में मेंशन किया गया है, जैसे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। देन हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं। फंडामेंटल राइट्स जो कि स्टेट के अगेंस्ट एनफोर्सिएबल है। उसमें एक हमने आर्टिकल 14 जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा, तो उस पर थोड़ा स्पेशल एम्फेसिस देना है। उसके बाद हमने जुडिशरी के पास पावर दे रखी है इन राइट्स के एनफोर्समेंट के लिए अंडर आर्टिकल 32, 226 एंड 227। और सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जितने भी ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव। उसके बाद जुडिशरी की इंडिपेंडेंस, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे इतने प्रोविजंस हैं जो कि
इस कंटेक्स्ट में बात करता है कि हमारी जुडिशियरी जो है वो इंडिपेंडेंट रहे, जैसे टेन्योर और जो उन्हें सैलरी मिलती है और जो भी डिस्कशन होता है कोर्ट में, जो भी जज बोलता है उसे पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं किया जा सकता, तो ऐसे कुछ इम्यूनिटीज़ हैं। देन जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट है हमारे पास। अब जुडिशियल रिव्यू ने तो क्या ही रोल प्ले किया है रूल ऑफ लॉ को बचाने के लिए, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री देखी जा सकती है। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन, केशवानंदा भारती के केस में जो आया था। अब आते हैं अगले स्लाइड पे, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं एक्सेप्शंस की। एक्सेप्शंस हैं, ऐसा नहीं है कि हर जगह लॉ ही सुप्रीम है। जैसे अगर हम लोग बात करें जो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज़ मिलती है, जो डिप्लोमेट्स रहते हैं, तो डेफिनेटली एक्सेप्शन हुआ रूल ऑफ लॉ का। फिर कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस हैं प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास। देन इमरजेंसी और वॉर का जो सिचुएशन रहता है तब रूल ऑफ लॉ फंक्शन में नहीं रहता। देन हमने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को कुछ हमने पावर दे रखी है। देन अगर हम देखें कुछ स्पेशल लॉज हैं जैसे आर्म फोर्सेस वाले लोगों के लिए। देन कुछ अलग से पावर दे रखी है एग्जीक्यूटिव्स को, मिनिस्टर्स को, और अलग अलग हम लोगों ने लॉज बना रखे हैं फॉर द पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट प्रोफेशन। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं रूल ऑफ लॉ के लिए, बट आई थिंक दे आर रिजनेबल, सो दे आर मेंट टू बी हियर। अब आते हैं अगले स्लाइड पे। अब हम लोग बात करेंगे कुछ केस लॉज की। सो हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इसके अंदर ये कहा गया कि जो रूल ऑफ लॉ है वो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। इसका मतलब पार्लियामेंट चाहे तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, लेकिन रूल ऑफ लॉ को अमेंड नहीं कर सकती। उसके बाद अगले स्लाइड पे देखते हैं एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला। इसे हेबियस कॉर्पस का केस कहा जाता है। इमरजेंसी का टाइम था, उस टाइम क्या हुआ था, लोगों को अरेस्ट किया जा रहा था उस टाइम, और कोई रीज़न नहीं बताया जा रहा था अरेस्ट का। तो कोर्ट के सामने सवाल ये उठता है कि क्या इमरजेंसी आ जाने की वजह से रूल ऑफ लॉ फंक्शन में नहीं है। तो कोर्ट ने इसका रिप्लाई दिया कि जो रूल ऑफ लॉ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 21 के थ्रू मिलता है, और जब इमरजेंसी लगती है तो आर्टिकल 21 फंक्शन में रहता ही नहीं है, तो रूल ऑफ लॉ भी फंक्शन में नहीं रहता। तो उन्होंने कहा कि अरेस्ट का रीज़न बताना ज़रूरी नहीं है, और अरेस्ट जो था उसे वैलिड माना। इसके लिए अब बात करें तो जस्टिस खन्ना, उन्होंने इस टाइम इस चीज़ को, इसका डिसेंटिंग जजमेंट दिया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया कि ये गलत था जजमेंट। उसके बाद आते हैं हम लोग अगली साइड पे, इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राज नारायण केस। इसके ऊपर, इस पर्टिकुलर केस के ऊपर वी हैव अ बुक, अ केस दैट शुक इंडिया। मतलब इस पर्टिकुलर केस की वजह से इमरजेंसी आ गई। सोचो कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, कितना सेंसिटिव केस है। इस केस में क्या हुआ था, 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था उसे चैलेंज किया गया था। उस बेसिकली उसमें ये था कि जो प्राइम मिनिस्टर है, स्पीकर है, इसके इलेक्शन को चैलेंज नहीं किया जा सकता। इसे 9th शेड्यूल में डाल दिया गया कि इसे जो है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो ये माना गया कि ये रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट है। तो यहाँ पे रूल ऑफ लॉ की बात हुई। उसके बाद अब आते हैं अगले स्लाइड पे। यहाँ पे बात करते हैं हमारे लास्ट केस की, जो है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के राइट्स हैं, जेंडर आइडेंटिटी के, उसे रिकॉग्नाइज किया और बोला कि रूल ऑफ लॉ का पार्ट है। ये जो जितने भी हमारे पास ये ह्यूमन राइट्स वगैरह ये सब चीज़ें हैं, ये सब लॉ का पार्ट है, और किसी भी इंसान से ऊपर, किसी मेन से ऊपर, किसी गवर्नमेंट से ऊपर क्या आती है, लॉ आती है, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। सो दिस इज ऑल for today. Thank you for watching this video. Please do like, share and subscribe our channel. If there's any doubt, please do mention in the comment box. I'm there to help you.